हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। वही टॉपिक यहाँ पे है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे कराते हैं, इस टॉपिक को कवर करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़िए। तो टॉपिक यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, हाउ एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो ध्यान में एक बात रखना है कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो एक सॉल्ट बनाता है, मेटल एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इसी चीज को आपको याद रखना कि जब भी किसी मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा वो और एक सॉल्ट बनाता है। तो क्या फॉर्मेट हम लोग के पास बनेगा, हमारे पास यहाँ पे अगर कोई एसिड होगा, एसिड, और इस एसिड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसी मेटल के साथ, मेटल प्लस एसिड या एसिड प्लस मेटल, बात एक ही है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, प्लस इसके साथ साथ जो रिलीज होगा वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो ये फॉर्मेट याद रख लेना है बच्चा लोग आपको। तो इसी चीज को आप लोगों के लिए यहाँ पे लैंग्वेज में लिख के लाया, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा आपको दो प्रोडक्ट याद रखना, एक मेटल अपना सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। क्योंकि जितने भी एसिड है सारे एसिड के पास हाइड्रोजन अटैच होता है और एसिड का प्रॉपर्टी है कि एसिड के पास हाइड्रोजन आयन भी होता है जब वो पानी में जाता है। तो इसी चीज को एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास एक मेटल है, सोडियम मेटल। सोडियम एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल का रिएक्शन हम करा देते हैं सल्फ्यूरिक सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये वाला पोर्शन आपके पास मेटल, यहाँ पे एक एसिड है। एसिड का रिएक्शन जैसे ही मेटल के साथ करेंगे, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन को ये यहां से डिस्प्लेस कर देगा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। प्लस अब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, एक एक सॉल्ट का नाम हम लोगों को याद रखना कि वो सॉल्ट कैसे बनता है। तो देखें यहाँ पे सोडियम मेटल है, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को कर दिया यहाँ से डिस्प्लेस, तो सोडियम तो रहेगा ही। अब इस सोडियम के साथ इस वाले एसिड का जो क्लोरीन है वो आके जुट जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बना NaCl। ये फॉर्मेट आप लोगों को याद रखना कि कोई एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ किया, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही फॉर्मेट हमेशा काम आएगा। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, एक मेटल का सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि सर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बनेगा। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पहले चैप्टर का जो सारा लेक्चर उसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर सोडियम मेटल का रिएक्शन या कैल्शियम मेटल का रिएक्शन, यहाँ पे एक मेटल हमारे पास है कैल्शियम, इस कैल्शियम का रिएक्शन हम लोग एक और एसिड के साथ कराते हैं जो बहुत ही कॉमन एसिड, उसका नाम है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड हमेशा एक्वस फॉर्म में होगा तो यहाँ पे AQ लिख देंगे। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले ये कैल्शियम इस हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ाएगा, इस हाइड्रोजन को उड़ाएगा तो ये हाइड्रोजन इवॉल्व होके H2 बना के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब जो सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो सॉल्ट के लिए यहाँ पे आपके पास है कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा Ca। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे बचा आपके पास सल्फेट, ये सल्फेट आगे से जुट जाएगा। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 और एक्वस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे एक्वस। तो क्या बना ये बना कैल्शियम सल्फेट।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक मेटल था आपके पास, मेटल है, मेरे पास एक मेटल है कैल्शियम, मेटल प्लस एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ एसिड, ठीक है, मेटल प्लस एसिड, यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो जब भी मेटल का रिएक्शन जनरली अगर एसिड के साथ कराते हैं, डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट और रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। अब इसको और अच्छे से समझिए, यहाँ पे वही जो एग्जांपल आपको पीछे लिखे थे हम, वहां पे वर्ड फॉर्म में इसको लिख के, सोडियम एक मेटल है, रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि एक मेटल है सोडियम, इस सोडियम मेटल का रिएक्शन कराए हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पे लिखेंगे HCl, एक्वस फॉर्म में तो लिख देंगे AQ। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सिंपल सा रूल, ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस अब ये सोडियम मिलेगा क्लोरीन के साथ, ये बना लेगा NaCl, सॉल्ट बना कि नहीं बनाई। तो यहां आपके पास है मेटल, यहां पे है एसिड, मेटल प्लस एसिड, यहां बना सॉल्ट प्लस यहां पे हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस एग्जांपल को अब समझिए। अब यहां पे लिखा रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का रिएक्शन, मैग्नीशियम का रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन, आयरन का रिएक्शन और कॉपर का रिएक्शन हम लोग करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एक एसिड यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। यहाँ पे जितने भी मेटल का लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में जो भी मेटल है उस मेटल का रिएक्शन हम लोग करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले एल्युमिनियम के साथ कराते, यहाँ पे है एल्युमिनियम का फॉर्मूला Al प्लस एसिड लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक्वस फॉर्म है तो एक्वस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन बचेगा, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ जाके मिलेगा, यहाँ बनेगा Al और क्लोरीन का Cl लिख देते हैं। अब वैलेंसी क्रॉस कराते हैं, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 तो यहाँ लग जाएगा और क्लोरीन का वैलेंसी 1 तो ये यहाँ लग जाएगा, लेकिन वैलेंसी 1 वाले को हम लोग नहीं लिखते। और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा सर, तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे आपको लिखना है मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे एक सॉल्ट बना। इसी एसिड का रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अब हम लोग करा लेते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg प्लस एसिड तो वही रखना है HCl, एक्वस फॉर्म है तो एक्वस लिखेंगे। अब देखें ध्यान से, आप जो मैग्नीशियम है यहाँ से हाइड्रोजन को उड़ाएगा तो क्लोरीन बचेगा, Mg मैग्नीशियम के लिए, क्लोरीन के लिए Cl, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है तो ये 2 यहाँ के लग जाएगा, और सॉल्ट डिजोल्व होगा पानी में तो Mg से एक्वस लिख देंगे यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसी HCl का रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ कर लेते हैं, जिंक के साथ करेंगे Zn, ठीक है, एसिड है HCl, एक्वस फॉर्म है तो एक्वस लिख देंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल सा रूल है, जिंक यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो Zn, क्लोरीन का वैलेंसी 2 तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पे लिख दीजिए हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आयरन का भी रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो फिर आयरन अपना सॉल्ट बना लेगा। लेकिन अगर कॉपर का रिएक्शन अगर कराते हैं तो ये कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि कॉपर मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहां पे इसको अच्छे से करते हैं, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रीजन क्या है, अगर यहां पे मेरे पास कॉपर एलिमेंट है Cu प्लस इसका रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं H2 और HCl है, सॉरी स्टूडेंट्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का एक सिंपल सा रीजन है,
सिंपल सा रीजन यही है, इस रिएक्शन में कॉपर जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में कुछ कुछ एसिड के साथ कॉपर करेगा रिएक्शन, वो बात की बात है। फिर लिखा है कि अभी हम लोग पढ़े कि जितने भी एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ करा है, कुछ बहुत तेजी से रिएक्शन करता, कुछ स्लो रिएक्शन करता, कुछ रिएक्शन नहीं करता है। और एक सिंपल सा प्रोडक्ट पढ़े कि सर जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन अगर रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, HNO3 के साथ करेंगे किसी भी मेटल का रिएक्शन, तो उस केस में कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। उस केस में जनरली वाटर बनता है। वाटर बनने का रीजन ये है कि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज करके वाटर बना लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको रट जाना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल का, उस केस में हाइड्रोजन गैस आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इट इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोडक्ट टू वाटर एंड itself get reduced to any of नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कुछ भी बना सकता। जैसे मान लेते कोई हम लोग मेटल ले लिया, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखें कोई भी मेटल ले लिया, यहाँ पे एक मेटल, इस मेटल का रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 एक्वस फॉर्म में। देखिए ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीजन दे दे। क्या दे दे? ऑक्सीजन दे। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुरंत अपना ऑक्सीजन रिलीज करके बगल वाले को दे देगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब रिएक्शन हम कराए, यहाँ पे जब रिएक्शन कराए मेटल एसिड के साथ, एक सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्ट तो बनेगा ही। देखिए ध्यान से, अब सॉल्ट बनने के बाद जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस निकला, ये HNO3 क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। सॉरी, ये HNO3 अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपना ऑक्सीजन किसको दे देगा? जैसे हाइड्रोजन गैस बनेगा हाइड्रोजन को ही अपना ऑक्सीजन दे देगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना लेगा वाटर, H2O बना लेगा। समझ गए बात? वाटर क्यों बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन जैसे रिलीज होता है अपना ऑक्सीजन दे दिया उसको, अपना ऑक्सीजन दे देगा तो क्या बन जाएगा? ये वाटर बन जाएगा। इसलिए जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स का जनरल रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे आपको जनरली हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है। रीजन यही है, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हाइड्रोजन गैस निकला उस हाइड्रोजन को ये अपना ऑक्सीजन दे देता है। वही लिखा गया है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पे रीजन लिखा है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द वाटर। जैसे H2 प्रोड्यूस हुआ ऐसे ये वाटर बनवा दिया, खेला खत्म। तो ये रीजन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान में रखना आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आगे चलते हैं, और कहीं कहीं केस है, कुछ ऐसे केस है जो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में तो शायद ये लाइन नहीं है। अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, मतलब उतना पावर नहीं होता, उसके पास कंसंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं होता है H+ का, तो इस केस में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यानी यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा MgNO3O2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये याद रख लेना है कि किस किस कंडीशन में नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कराता है। एक और एग्जांपल है मैंगनीज के साथ जब करते हैं, मैंगनीज का फॉर्मूला Mn होता है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किए, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा NO3 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो जनरली हम लोग पढ़े कि जनरल केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा अगर किसी मेटल का रिएक्शन हम लोग
नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं। रीजन सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है और इस नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, दो मेटल है, एक मैग्नीशियम है और एक मेटल एक एलिमेंट आपके पास मैंगनीज है, इन दोनों केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक और चीज आपको पढ़ना, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। एक्वारेजिया दो एसिड्स का एक मिक्सचर है। किसका किसका? तो एक नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दो एसिड का एक मिक्सचर है। और ये मिक्सचर इतना ज्यादा कोरोसिव होता है, इसमें अगर किसी भी मेटल को हम लोग डालते हैं उसका कोरोजन होने लगता है। सोना चांदी को भी डालते हैं तो सोना चांदी को भी ये कोरोड कर देता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है। इसलिए इसका यूज कभी कभी हम लोग करते हैं सोने का जो मतलब सामान बना होता है ना, जो भी गहने बने होते हैं सोने चांदी का, इस सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग उसको साफ करते हैं। साफ करने से कुछ सोना घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि ये कोरोसिव इन नेचर है। जैसे इसमें कोई गोल्ड के सामान को या सिल्वर के सामान को डालते हैं तो कुछ गोल्ड और सिल्वर डिजोल्व होके उस सॉल्यूशन में चला जाता है। इसलिए आपको जो आपके पास जो भी गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, अगर उसको एक्वारेजिया से हम लोग क्लीन करते हैं तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए एक्वारेजिया क्या है, दो एसिड का ये सॉल्यूशन है। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दो एसिड, कौन कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका जो रेशियो होता है, अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो आपको 3:1 के बराबर होता है। 3:1 का क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास सॉल्यूशन है 4 लीटर, कितना लीटर? अगर टोटल 4 लीटर का सॉल्यूशन है तो उस 4 लीटर में आपको 3 लीटर डालना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 लीटर डालना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड। तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है वो 3:1 का रेशियो होता है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होता है, बहुत सारे मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करा सकता है। देखिए ध्यान से, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इवन द neither of these acid can do so alone। ये जो सॉल्यूशन बना है नाइट्रिक एसिड और HNO3 का, जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर इसको अकेला अकेला छोड़ देंगे तो अकेला अकेला डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेंगे 3:1 में, तभी गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करेगा ये, लेकिन अगर अकेला रखेंगे तो डिसॉल्व नहीं करेगा ये। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, बहुत ज्यादा कोरोसिव है, इसलिए इसके अंदर जब हम लोग सोने या चांदी के सामान को डालते हैं तो कुछ अपर लेयर उसका डिसॉल्व होते जाता है, जिससे उसका गंदगी डिसॉल्व होकर एक्वारेजिया में चला जाता है। अगर आप उसको फिर सफाई के बाद मेजर करेंगे तो आपको वेट लॉस फील होगा, कुछ अमाउंट ऑफ जो हमारे पास सोना है चांदी है वो एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो गया है। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये तो हम लोग सीख लिए। अब जो हम लोग मेटल सॉरी क्या कराए, रिएक्शन कराए मेटल का, किसके साथ? एसिड के साथ। रिएक्शन कराए ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन कराए वाटर के साथ। तो यहां से हमको एक पता चला, एक चीज पता चला कि सर सारे जो मेटल्स हैं वो सेम रेट से रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम पोटासियम बहुत स्पीड से रिएक्शन कर लेता है, फिर मैग्नीशियम थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है, कैल्शियम थोड़ा स्लो करता है, आते आते जिंक और स्लो करता है। तो इसी तरह से क्या देख रहे हैं कि कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है, कुछ मेटल बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। तो वहां से एक चार्ट तैयार किया गया, मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में, कैसे कॉलम में? वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इस कॉलम को या इस चार्ट को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या लिखा है? एक अरेंजमेंट है, मेटल्स को हम लोग अरेंज कर लिए। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब सबसे ज्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल आपके ऊपर में होगा, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल। इस कॉलम के ऊपर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को रखा गया है, और इस सीरीज के सबसे नीचे जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, ये सब लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पोटासियम का, एक एलिमेंट पोटासियम ले लिए और एक एलिमेंट मैग्नीशियम ले लिए, अगर पूछेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है
तो सबसे ऊपर पोटासियम है तो बोलेंगे सर पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। इसी तरह से एक एलिमेंट अगर हम लोग जिंक ले लें और एक एलिमेंट आयरन ले लें तो पूछेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। इस सीरीज से हमको यही पता चलता है। ये सीरीज आपको पूरे याद रख लेना, अगर पूरा याद कर लेंगे तभी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगा। मेटल्स का रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ कैसे होता है तभी समझ में आएगा जब ये सीरीज आपको याद रहेगा। तो ये क्या है, सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कुछ कुछ खास एलिमेंट्स को दिया गया है। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम है, उससे कम है, इस तरह से। तो नीचे आते जाएंगे हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स का रिएक्शन पावर है वो डिक्रीज होते जाता है। इस चार्ट का यूज करके अब हम लोग अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल साल्ट ऑफ अदर एलिमेंट कैसे होगा। देखिए ध्यान से, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे रिएक्शन करेगा। यहां पे जो होता है जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा, तो यहां पे याद रखना आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो देखें क्या लिखा है, जब भी मेटल का रिएक्शन मेटल सॉल्ट से कराएंगे तो ध्यान में रखना है एक एलिमेंट आपका मोर रिएक्टिव होना चाहिए, एक एलिमेंट लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। आपको अच्छे से एग्जांपल समझाते हैं, यहां देखिए, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कहता है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, एक एलिमेंट का हम रिएक्शन करा रहे हैं दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। कैसे, एक एग्जांपल लीजिए आप, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, सपोज करते हैं यहां पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, कॉपर का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, कॉपर का सॉल्ट है। बोला ना कॉपर का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट हो गया। ये सॉल्यूशन फॉर्म में इसको एक्वस लिख देंगे। अब अगर इसी सॉल्ट में, कॉपर के सॉल्ट में, किसके सॉल्ट में, यहां मेरे पास सॉल्ट है किसका, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट कॉपर का है। अगर इसमें हम लोग एक मेटल मिला दे आयरन, कौन मेटल मिला दे, आयरन मिला दे। अब अगर आप देखेंगे ये जो आयरन है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखें आपके पास आयरन यहां पे है और कॉपर यहां पे है, इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटा देगा। कॉपर को जैसे हटाएगा तो बेचारा कॉपर इस सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाएगा, कॉपर हट गया। अब जब यहां से कॉपर हटाते सिर्फ यहां पे सल्फेट बचा, आयरन सल्फेट के साथ आके जुट जाएगा। अब ये क्या करेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, FeSO4 एक्वस फॉर्म। तो क्या देख रहे हैं कि अ मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन क्या किया, कॉपर को हटाया है। किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। कहां से डिस्प्लेस किया, उसके खुद के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया। ये सॉल्यूशन किसका है, तो सर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, खुद के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके आयरन अपना सॉल्यूशन बना लिया, वही लिखा गया। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, कहां से, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके खुद के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर हम केस को उल्टा कर दें, केस को क्या कर उल्टा कर दें, मेरे पास यहाँ पे पहले से आयरन सल्फेट है, FeSO4 का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन किसका है, तो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन आयरन का है, सॉल्ट सॉल्यूशन आयरन का है। इस आयरन के सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर को ऐड कर दें, कॉपर को ऐड कर दें, तो देखें ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन होने का रीजन क्या है, देखें आप यहाँ पे जो आयरन सल्फेट में आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्शन में प्रेजेंट, सॉरी, सॉल्ट में प्रेजेंट एलिमेंट लेस रिएक्टिव होना चाहिए और जो एलिमेंट रिएक्शन में गया है उसको मोर रिएक्टिव होना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इस रिएक्शन को कैसे समझते हैं हम लोग, ऐसे समझते हैं कि अपने पास यहाँ पे एक बीकर रहता है, इस बीकर में पहले से
कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। इस बीकर में पहले से कॉपर सल्फेट ऐसे भर दिए। जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट भर दिए, इसका कलर ब्लू है, ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे आपके पास है कॉपर सल्फेट CuSO4 है। इस बीकर में पूरा कॉपर सल्फेट भरा। अब इस बीकर में क्या किए, हम इस बीकर में लाके एक आयरन नेल को डाल दिए। इस बीकर में कॉपर सल्फेट था, अब इस बीकर में लाके डाल दिए आयरन, एक आयरन का नेल को। यहाँ पे एक आयरन लाके डाल दिया, ये आयरन का नेल है। तो कुछ देर बाद फिर अगर हम बीकर का कलर को चेंज देखें, जब यहाँ पे बीकर का कलर को आप देखेंगे कुछ देर बाद, ठीक है, तो ये कलर आपको ग्रीन दिखाई देगा। ग्रीन दिखाई देगा और यहाँ पे आयरन नेल में कॉपर जाके थोड़ा थोड़ा जाके इसमें चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देख कलर कैसा था, कलर था ब्लू। आयरन नेल डाल दिया, कुछ देर बाद कलर हो गया ग्रीन। ग्रीन कलर क्यों हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन। तो बीकर का कलर पहले था ब्लू, ब्लू से कलर हो गया ग्रीन। ग्रीन कलर किसके वजह से हुआ, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो बीकर था, बीकर में कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट के बीकर में एक आयरन के ऑब्जेक्ट को डाल दिए। कुछ देर बाद बीकर में जो सॉल्यूशन था उसका कलर ग्रीन हुआ। ग्रीन क्यों हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्यों बना, क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन जो है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो एलिमेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन में जो एलिमेंट गया इसको यहाँ से हटा देगा और अपना खुद का सॉल्ट बना लेगा। इस तरह से मेटल का रिएक्शन क्या होता है, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होता है। रिएक्शन तभी होगा अगर मेटल ज्यादा स्ट्रांग है, किससे, जो एलिमेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट एलिमेंट स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। सॉल्यूशन में प्रेजेंट एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ पे FeSO4 का एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है हमारे पास FeSO4 का, आयरन का सॉल्यूशन है। इस आयरन के सॉल्यूशन में अगर हम लोग यहाँ पे जिंक को ऐड करते हैं, दूसरे केस में इसी FeSO4 उल्टा कर लेते हैं। पहले क्या बनाते हैं, देखिए मेरे पास सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ZnSO4 इसका फॉर्मूला। पहले वाले केस में जिंक एलिमेंट को डाला गया, कहां पे डाला गया है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज चेक करें तो जिंक आपके पास यहाँ है और आयरन यहाँ है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए जिंक आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आयरन नीचे जाके बैठ जाएगा। अब बचेगा क्या, ये जिंक खुद सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा, ये बना लेगा ZnSO4। तो क्या देख रहे हैं, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कहां से डिस्प्लेस किया है, उसके खुद के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया है और क्या बना लिया, अपना सॉल्ट बना लिया और ये बेचारा जाके नीचे बैठ गया। इस तरह से मेटल का रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के मेटल सॉल्ट से होता है। इसी तरह से अगर इस वाले रिएक्शन में यहां पे हम अगर आयरन को डाल देते हैं, अब देखते हैं जो एलिमेंट रिएक्शन में गया जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पे होगा नो रिएक्शन। तो यहां से एक कंडीशन बना, कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से कब रिएक्शन करता, अगर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी रिएक्शन कर पाएगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो रीजन क्लियर है इसका। हम लोग फॉर्मेट क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेट मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट यहाँ पे A है, ये एलिमेंट किसी सॉल्यूशन के साथ गया BC के साथ, B और C एक एलिमेंट का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और A जो है मोर रिएक्टिव देन B, A क्या होना चाहिए, A इज मोर रिएक्टिव होना चाहिए B से, A इज मोर रिएक्टिव देन B। जो सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल है,
सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी है तो बी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इस केस में क्या बनेगा, ये जो ए है इस बी को डिस्प्लेस कर देगा, बी को डिस्प्लेस करेगा, बी यहाँ पे आके नीचे प्लस, अब ये ए सी के साथ अपना सॉल्ट बना लेगा। इस तरह का फॉर्मेट आपको याद रखना। ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। कौन सा कंडीशन, जो मेटल ए है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए बी से, तभी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये था आज का लेक्चर जहां पे हम लोग दो प्रॉपर्टीज पढ़े, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। एसिड के साथ जब भी रिएक्शन किया तो बनाया हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट, लेकिन एक केस था नाइट्रिक एसिड जहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुआ था, उसका भी रीजन आपको बता दिए, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। और मेटल का रिएक्शन मेटल सॉल्ट से कैसे होता है, अगर मेटल हाई रिएक्टिव है सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट एलिमेंट से तो रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू बच्चों वेरी मच।